तो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी। तो आर्टिकल बताओ फटाफट यूपीएससी का। 315 315 से लेके 323 है, ठीक है, ऑफ पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये यूपीएससी से रिलेटेड है। इसमें कंपोजिशन चेयरपर्सन होते हैं एंड मेंबर्स होते हैं वो आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहता है इन लोगों का, तो 6 years प्लस और द एज इज अप टू 65 years। तो ये टेन्योर रहता है। जनरली हम लोग 5 साल का टेन्योर देखते हैं, लेकिन यहाँ 6 साल का टेन्योर है। ठीक है, सो इस साइंस में थोड़ा दिमाग में रखना। तो इनमें से जो भी पहले होगा वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, तो नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन अदर देन 50% ऑफ द मेंबर शुड होल्ड एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस फॉर 10 years। तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर कभी जाके क्यू वारंटो लगाना चाहो तो वो क्यू वारंटो चलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो इस सेंस में क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना। ये 10 years बोल रहा है ना, वो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफिस 10 years तक होल्ड करा होना चाहिए, बस इतना ही क्वालिफिकेशन है। ठीक है, वो भी 50% के लिए। नेक्स्ट रिमूवल की बात करते हैं। तो रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट ऑन बेसिस ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इन अफर्मेटिव ऑफ माइंड, बॉडी और मिसबिहेवियर अंडर आर्टिकल 319। ठीक है, सो इस सेंस में लेट्स से अगर वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर की बात हो जाती है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस लेना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा उसके हिसाब से प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेंगे। मतलब बाइंडिंग है एडवाइस सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, सो ये याद रखना। मेंबर्स नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अंडर एनी स्टेट पीसीएस के अंडर भी वो अलाउड नहीं होते। अगर लेट्स से यूपीएससी का चेयरमैन है तो फिर तो कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर तो एटलीस्ट। लेकिन अगर यूपीएससी के मेंबर हो तो यू कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। ठीक है, और एसपीएससी में भी सेम चीज है, वहां पे भी नहीं मिलता है। ठीक है, एसपीएससी से आप यूपीएससी में आ सकते हो, लेकिन यूपीएससी से आप एसपीएससी में नहीं जा सकते। ठीक है, सो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट इसका रोल जो है, इसका रोल ऑफ बेसिकली ऑफ अ मैरिट वॉचडॉग। ठीक है, और सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। ठीक है, सो इतना ही याद रखना, रिक्रूटमेंट से ही है और उनका इससे ज्यादा और कुछ लेना देना नहीं है। वो आगे क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो डीओपीटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर वो देखता है। ठीक है, यूपीएससी का बस इतना ही। आर्टिकल 319 टॉक्स अबाउट रिमूवल। हाँ, तो 317 क्या करता है? एक्चुअली ये सीडीएस के क्वेश्चन पेपर में था, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। उसमें 317 था आंसर। हाँ, एक्चुअली ये 317 ही गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सही कर लेना इसको, ये गलत है। जस्ट अ सेकंड, आई विल स्ट्राइक इट आउट। ये आर्टिकल जो है ये 317 है, और ये जो नीचे वाला पार्ट हमने पढ़ा जस्ट अभी लास्ट में, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 319 है। ठीक है, सो ये मार्क कर लेना, सही कर लेना यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट पीसीएस देख लेते हैं, वो भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलरी एजेंसी है। तो आर्टिकल 315 से लेके 323 था इन द पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इसका भी जिक्र हमें उसी के साथ पे मिलता है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। कंपोजिशन सेम ही है, टर्म भी सेम है, इन टर्म्स ऑफ टेन्योर तो सेम है, लेकिन एज जो है यहाँ पे कम हो जाती है। यहाँ पे 62 years है। फर्दर कोई क्वालिफिकेशन एज सच नहीं गिवन है, वही सेम क्वालिफिकेशन जो यूपीएससी में देखा था कि 50% ऑफ द मेंबर शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस। ठीक है, तो वहां 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वही क्राइटेरिया है। अगेन रिमूवल जो होता है इनका प्रेसिडेंट के थ्रू ही होता है। स्टेट पीसीएस के मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? वो अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ स्टेट पीसीएस, गवर्नर। राइट, तो ये चीज याद रख सकते हो। ठीक है, उनको अपॉइंट जो है वो गवर्नर करता है, लेकिन उनका जो रिमूवल है इट इज डन बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। फर्दर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जैसे मेंबर्स हैं तो वो एसपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, या फिर किसी और स्टेट के
चेयरमैन बन सकते हैं या मेंबर बन सकते हैं, और यूपीएससी जो है उसके भी चेयरपर्सन या मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। बट अपने स्टेट के उसके अंदर वापस रिअपॉइंटमेंट के लिए अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ ऐड करें किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, आर्टिकल 324 है, एस्टैब्लिशेस ईसीआई एज एन ऑल इंडिया बॉडी, ठीक है। सो अंडर आर्टिकल 324 पार्ट कौन सा पड़ता है इसका? इलेक्शन कमीशन का पार्ट कौन सा होता है? 50 व्हाट? 15 ना? हाँ 315 है, ठीक है। 15. हाँ करेक्ट, हाँ, पार्ट भी 15 है। हाँ सॉरी, हाँ पार्ट 15 है, करेक्ट। और आर्टिकल 315 है, ठीक है। सो इलेक्शन कमीशन इज अ 3-member बॉडी, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट या जो टेन्योर रहता है वो 6 साल का, और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज लोअर, ठीक है। जो पहले आ जाएगा वो उस हिसाब से हो जाएगा। एंड देयर कंडीशन ऑफ सर्विस आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये चीज ऐड ऑन कर सकते हो इसके अंदर कि गवर्नमेंट उनकी जो डिटरमाइन कर सकते हैं कैसी सर्विस कंडीशन रहेंगी, ठीक है। सो एक चीज और याद रखना, इलेक्शन कमीशन इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी क्यों होती है? क्योंकि वो इलेक्शन डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करने का भी काम करते हैं, तो इसलिए इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड इन द मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करने का क्या ग्राउंड है? Constitution. व्हाट? Violation of Constitution नहीं है? तो फिर प्रेसिडेंट का क्या है? Oh, sorry. ओनली वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली प्रेसिडेंट का रहता है ना, और किसी का नहीं रहता ना। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, उनका क्या रहता है? हाँ, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। करेक्ट। तो ये याद रखना, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो उसी ग्राउंड पे ये भी निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक ये याद रखना ना, फर्दर ईसी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी, ठीक है। हाँ, तो इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो अगर वो बोलते हैं कि हाँ ये नीचे वाला जो मेरा है सबऑर्डिनेट ये काम नहीं कर रहा सही से, तो इसको निकाल दो आप, तो वो उनके रिकमेंडेशन पे निकाले जा सकते हैं, ठीक है। The chief election commissioner and the 2 other election commissioner have equal power and receive equal salary allowances and other prerequisites which are similar to those of judge of Supreme Court, ठीक है। So इनका सब allowances, power सब same है, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, उन सब के पावर्स सेम है, सेम सैलरी मिलती है इन सबको। और ये सेम सैलरी किसकी जैसी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज को जो सैलरी मिलती है वही इनको मिलती है, ठीक है। So they have power of administrative, advisory, and quasi-judicial. Okay. The election commission resolve the dispute regarding relating to splits and merger or recognized party. ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। Next, no prescribed qualification, no specific term of office of member, no appointment other than CEC by promotion for election commissioner, and no appointment for CEC. ठीक है, so ऐसा कोई प्रोविजन इनके लिए नहीं रखा गया है। जैसा हमने देखा ना अभी स्टेट फाइनेंस कमीशन के अंडर, सॉरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी के अंडर देखा कि वो फर्दर री एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते, लेकिन ऐसा कुछ क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं है। वो फर्दर किसी और ऑफिस के अंदर री एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एक खराब चीज है इसके बारे में जो अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। किसी को कुछ और ऐड करना है इसके अंदर? Anyone? Yeah, right to vote कौन सा order? Right to vote. राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, आर्टिकल 326 में। हाँ, चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। ये वोटिंग एज जो थी पहले 21 थी, इसको 18 कर दिया गया। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था? 61st। 61st. हाँ, बहुत बढ़िया।
तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का 1988 का, इसके थ्रू जो वोटिंग एज थी उसको 21 से 18 कर दिया गया, ठीक है। एंड इसी दौरान जो पहले एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, तो उसके साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर ऐड कर दिए। बाद में कुछ साल के बाद इसको रिमूव कर दिया गया, लेकिन वापस 1993 में इस चीज को ला दिया गया, ठीक है। सो ये चीज याद रखना, ठीक है। एंड पावर्स इन सब की सिमिलर होती हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा पावर होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, ठीक है। सो इतना ही था इसके अंदर। सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, वो कौन से एक्ट के थ्रू फॉर्म हुआ है? स्टेट इलेक्शन कौन सा? 73rd। करेक्ट, 73rd ले लो, 74th ले लो, दोनों के अंदर उसका जिक्र मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन पे चलते हैं, आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन इज अ परमानेंट बॉडी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ना? हाँ, फॉल्स है। मतलब 5 years में प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट इट ना। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, बना रहे हैं ना उसको, हर 5 साल में बना रहे हैं, तो इट्स नॉट अ कॉन्टिन्यूस बॉडी। इनफैक्ट हमने ये जो रिकमेंडेशन देखी थी, जैसे आई थिंक राजमनार कमेटी देखी थी, तो उसका रिकमेंडेशन ही यही था कि फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बॉडी बनाओ, ठीक है। तो वहां से भी रिलेट कर सकते थे। सो फाइनेंस कमीशन इज अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, ठीक है। इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी एंड इट बेसिकली रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ये चीज याद रख सकते हो। फर्दर इट हैज अ चेयरपर्सन या चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, ठीक है। सो क्या इनका क्वालिफिकेशन दिया गया है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ दिया, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। नहीं, क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो वो अपने को पता होना चाहिए। सॉरी, कॉम्पोजिशन इज डिटरमिन्ड, क्वालिफिकेशन भी डिटरमिन्ड बाय पार्लियामेंट है ना। यस, ये तो गिवन ही है ना यहाँ पे, सॉरी, मतलब वो वैसे तो गिवन है, लेकिन इट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो देख लेना इस सेंस में, मतलब स्पेसिफाइड कर रखा है, ऑल्दो द पार्लियामेंट कैन स्पेसिफाई क्या क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन अभी स्पेसिफाइड है। तो चेयरपर्सन शुड हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। बाकी जो 4 मेंबर्स हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी 1, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, एनी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बिकम अ हाई कोर्ट जज कैन ऑल्सो बी become a member. Next, a person who has specialized knowledge of finance and accounts of government. Next, a person who has wide experience in financial matters. Sorry, जितने आप कंटिन्यू करना। हाँ, person who has special knowledge of economics and a person who has wide experience in financial matters। हाँ, तो ये मतलब फिनेंस कमीशन के लिए तो नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल मैटर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इज कि जज ऑफ हाई कोर्ट होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज ऑफ फिनेंस एंड अकाउंट्स, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, किसी को कुछ और ऐड करना है इसके अंदर फाइनेंस इसमें ये कमीशन में? नीचे दिया हुआ है, ये chairman and हाँ, members राइट। of finance commission are eligible for reappointment for second term. और इसके जो रिकमेंडेशन होते हैं फाइनेंस कमीशन के, दे आर एडवाइजरी इन नेचर, मीनिंग के दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज याद रखना ना। तो इतना ही था इसके अंदर। अभी जो 15 फाइनेंस कमीशन थे उसको किसने हेड किया था? करेक्ट। और उनसे पहले 14 फाइनेंस कमीशन थी, उसको किसने हेड किया था? वाई.वी. रेड्डी, ठीक है। तो ये याद रख लेना। एंड इसके अलावा टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट इनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस देता है कि क्या क्या चीजें पे आप और एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जीएसटी काउंसिल पे। तो आर्टिकल 279A है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101
उसके थ्रू फॉर्मेशन हुआ था 2016 में जीएसटी काउंसिल का, ठीक है। तो इसमें ये बेसिकली रिकमेंडेशन देता है यूनियन और स्टेट को ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी। तो जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। उनके अलावा और कौन कौन मेंबर होते हैं, तो उनके अलावा यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, तो सेंटर की तरफ से ये 2 रिप्रेजेंटेटिव हो गए, एंड स्टेट की तरफ से वहां के कंसर्न जो भी मिनिस्टर को स्टेट भेजना चाहेगा, जनरली रेवेन्यू या फाइनेंस के भेजते हैं, बट अगर वो चाहते हैं कि वो किसी और मिनिस्टर को भेजे तो वो भेज सकते हैं। तो बस बेसिकली कहने का मतलब स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इट इज कंसीडर्ड एज अ फेडरल बॉडी, क्योंकि यहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों का रिप्रेजेंटेशन है। So every decision of GST shall be taken at a meeting by majority of not less than 3/4। यानी वोटिंग शेयर जो है वो है, मतलब वोटिंग मिनिमम कितना होना चाहिए किसी चीज के फेवर में, तो 3/4 कितना होता है 3/4 कितना परसेंटेज हो गया 75। 75%. हाँ 75% होना चाहिए वोटिंग, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो वोटिंग है ये वेटेड वोटिंग होती है। वेटेड वोटिंग मतलब सपोज टोटल हमारे पास 28 स्टेट हो गए, एंड जो यूटीज भी इसमें इंक्लूड कर लो वो भी है सॉरी। तो जो स्टेट्स हैं और जो यूटीज हैं उनका जो वोटिंग शेयर यहाँ पे केवल 2/3 रहता है, यानी उनका वोटिंग शेयर 66% है। यानी अगर वो सारे मिलकर वोट कर देंगे तो भी केवल 66% बनेंगे। तब इसका मतलब अगर सारे स्टेट एक तरफ हो जाए और यूनियन गवर्नमेंट एक तरफ हो जाए तो स्टेट्स अपना जो डिसीजन है वो कभी पास नहीं करा सकते, ठीक है। तो उस सेंस में ज्यादा पावर यहाँ पे सेंटर को दी गई है, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी डिसीजन मेकिंग पावर रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो उस सेंस में याद रख सकते हो कि 1/3 जो है पावर वो स्टेट के पास है। 1/3 मतलब 33%, सॉरी 1/3 मतलब सेंटर के पास है, और 1/3 मतलब परसेंटेज वाइज 33% हो गया, ठीक है। सो हमने देखा 75% चाहिए, 75 में बचा कितना 25 बचा, तो सेंटर के पास मतलब ज्यादा वोट है शेयर, जिसकी वजह से उसके बिना कोई डिसीजन पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। कुछ और ऐड करना है जीएसटी में किसी को? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, आर्टिकल 148 के अंदर हम कैग के बारे में पढ़ते हैं। ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो याद रखना, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, एंड इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स एट सेंटर एज वेल एज स्टेट लेवल। Sorry. He is appointed by the president by warrant under his hand and seal for 6 years or till the age of 65 years, ठीक है, and can be removed on the same ground as that of Supreme Court judge। तो इससे पहले हमने कौन सा ऐसा ऑफिशियल देखा था जो उसका रिमूवल सेम ग्राउंड पे होता है, लाइक सुप्रीम कोर्ट जज? यूपीएससी चेयरमैन। नहीं, अभी जस्ट देखा यार ये तो। इलेक्शन कमिश्नर ना? करेक्ट, इलेक्शन कमिश्नर था, ये देख लो यहाँ पे पढ़ा था। सीसी कैन बी रिमूव्ड इन द मैनर एंड इन द सेम वे ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। जो आप यूपीएससी बोल रहे हो वहां पे रिकमेंडेशन लेना होता है, ठीक है, तो वहां पे डिफरेंट चीज है, ठीक है? वहां पे सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन देता है, जो यूपीएससी का आपने बताया ना, तो वो डिफरेंस है। नेक्स्ट, नो रीअपॉइंटमेंट, नो रीअपॉइंटमेंट एंड नो मिनिस्टर रिप्रेजेंट हिम इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो कैग जो है वो खुद आके अपना रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, और रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होता है उनको, किसी पब्लिक ऑफिस के अंदर जगह नहीं मिलती है। अगर वो यहाँ पे रह गए पार्ट तो फिर उनको कहीं जगह नहीं मिलती है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, आर्टिकल 149 प्रेस्क्राइब्स ड्यूटीज ऑफ कैग टू बी सेट अप to be set by the parliament under CAG Act 1971, so ये याद रखना ना। Next, CAG audits all funds of center and state and related to consolidated fund of India, contingency fund of India and public account fund of India, ठीक है। सो पार्लियामेंट में 3 रिपोर्ट ये पेश करते हैं जिसको एक कमेटी स्क्रूटिनाइज करती है। तो तीनों रिपोर्ट्स के नाम बता दो और कौन स्क्रूटिनाइज करता है उसको, फटाफट। ये तो डिस्कस किया था अभी रिसेंटली।
पार्लियामेंट्री कमिटीज कर। चलो ठीक है, कोई नहीं। सो 3 होते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पीएसयूज का जो ऑडिट रिपोर्ट होती है तो वो पेश करती है। तो ये चीज याद रखना ना, ये छोटी छोटी चीजें पूछ सकता है डायरेक्टली, ठीक है। सो इतना ही था इसके अंदर ऐड ऑन करने के लिए। इसके अलावा कैग रिपोर्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय मिनिस्ट्री आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी स्क्रूटिनाइज करती है उसको और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हेल्प करता है कैग उसमें, ठीक है। तो याद रखना, इट प्रोवाइड्स इट्स रिपोर्ट अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग्स पीएसयूज पे। आर्टिकल 279 of the Constitution says CAG ascertain and certifies the net proceed of any tax and that is final, ठीक है। सो इसके आगे कुछ और स्क्रूटनी करने की जरूरत नहीं, कैग ने अगर दे दिया उसके अंदर तो वो फाइनल है। तो कुछ ऐड, किसी को कुछ और ऐड करना है कैग के अंदर? ठीक है, तो आर्टिकल देख लेना 148 है। और आई नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो आर्टिकल 338 है, उसके अंडर ये आता है, ठीक है। तो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का, ठीक है, उसके अंदर ये आएगा, ठीक है। तो 338 के अंदर है और 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ था इन 2004, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स, ठीक है। तो टोटल 5 मेंबर का ये कमीशन हो गया, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ये अपने को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हैंड एंड सील का मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट खुद उसको साइन करते हैं, ठीक है। बाकियों में उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके बिहाफ पे साइन करते हैं, बट यहाँ पे वो खुद साइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इनका 3 साल का रहता है। फंक्शन क्या होता है इनके? टू इन्वेस्टिगेट, मॉनिटर, इंक्वायर, एडवाइस and participate in planning process. It presents its report annually to the president. It has the power of a civil court and act as the same. Provides for scheduled caste of India society and safeguard against exploitation and promote socio-economic development of SPs. ठीक है, तो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट थी। नेक्स्ट चलते हैं NCST। तो a new article 338A capital A, mind you, so was added in the constitution by the 89th constitutional amendment act 2003। तो पहले एक्चुअली ये दोनों बॉडीज कंबाइंड थी, ठीक है, और नेशनल कमीशन फॉर SC और ST करके वो चलते थे, लेकिन बाद में 2004 में सेपरेट मत कर दिया गया दोनों को, एंड तब से ये दोनों अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रही हैं। सो कंपोजिशन इसकी भी सेम होती है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ ऑफिस includes the term of office of chairperson, vice chairperson and member is 3 years from the date of assumption of office. So ये चीज इसके अंदर आप याद रख सकते हो, ठीक है। सेम वही सब चीजें हैं कि जो चेयरपर्सन है, एक तो इसमें रैंक रहता है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का, ठीक है, एंड सिविल कोर्ट की तरह ये भी फंक्शन करता है, ये मतलब किसी को समन कर सकता है, सो ये याद रख सकते हो। एंड फंक्शंस वही है 338 है, has assigned following duties: to investigate, inquire, monitor, advise and participate in the planning process with regards to scheduled tribes in India. It presents its report annually to the president. Next, it has the power of a civil court and act as the same. तो ये डिस्कस कर लिया कि मतलब किसी को समन करना चाहता तो वो समन कर सकता है अपने सामने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं NCBC पे, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन। तो ये 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2018 का, उसके थ्रू एग्जिस्टेंस में आया था। प्रोवाइड्स फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू NCBC अंडर आर्टिकल 338B, ठीक है। तो ये याद रखना, 338B आर्टिकल के अंदर ये बना था। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। टर्म क्या रहता है? 3 years का टर्म रहता है। The conditions of service and tenure of the office of chairperson, vice chairperson and other members is determined by the president. Function वही monitor करना, inquire करना in cases related to backward classes, और it presents its report annually to the president, ठीक है। and same चीज वही ये भी करता है, that is acting as a civil court।
नेक्स्ट, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1956 का, इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 350B इन पार्ट 17, ठीक है। सो कहाँ पे होता है इनका ऑफिस स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए? वेयर इज हिज ऑफिस? नीति मैम बताओगे क्या ऑफिस कहाँ होता है इसका? नहीं पता। दिल्ली क्या? नहीं भाई, इलाहाबाद है। तो थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत, अच्छा बोलने वाले थे, ठीक है। Alright, so it contains following provision. First, there should be a linguistic officer for, there should be a special officer for linguistic minority who is appointed by the President of India. ठीक है, उसका ड्यूटी क्या रहेगा? Is to investigate all matters relating to safeguard provided for linguistic minority under the Constitution. Next, he would report to the President under those matter at such interval as the President may direct. ठीक है, the President should place all reports before each house and send it to the government of state concerned. ठीक है, सो याद रखना, पहली सारी रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास जाएंगे एंड फिर प्रेसिडेंट उनको रिस्पेक्टिव स्टेट के जो गवर्नर्स है उनको भी भेजेगा। ठीक है, इसके कोई टेन्योर, सर्विस, रिमूवल, किसी चीज के बारे में कहीं बात नहीं करी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक चलता फिरता वो करा हुआ है इसको, मतलब कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। ठीक है, सो ये याद रखना ना। किसी को कुछ और ऐड करना है? ये याद रखना ना, ये जो ऑफिसर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जरूर है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आता है। तो उस सेंस में जो रिपोर्ट होती है पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के पास जाती है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाती है, एंड फिर प्रेसिडेंट जो है आगे रिस्पेक्टिव स्टेट को ये सब जो डिटेल है वो भेजता है इनकी रिपोर्ट की। सो ये था। नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रहेगा, मतलब अटॉर्नी जनरल और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल कौन सा है इनका? 76। करेक्ट, तो 76 है। ही इज पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट एज द पर्सन टू बी क्वालिफाइड अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको, एंड इनका क्वालिफिकेशन है कि सुप्रीम कोर्ट के एटलीस्ट जज बनने लायक इनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, सो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं। फर्दर टर्म ऑफ ऑफिस है क्या इनका कोई? टर्म ऑफ ऑफिस नहीं होना चाहिए। ये लोकसभा के टेन्योर जैसा ही होगा ना शायद, अगर वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है तो। नहीं, इनका ये एक्चुअली कोई जनरल है ना, जब इनका जरूरत है तब, लाइक यू नो व्हेन इट हैज टू क्या फाइट फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, गो ऑन। हाँ, मतलब बेसिकली कोई टाइम पीरियड नहीं होता, उनको अपॉइंट कर दिया। जैसे सपोज आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, इन्होंने अपॉइंट कर दिया तो इनका टर्म ऑफ ऑफिस कंटिन्यू रहता है। लेकिन जनरली कन्वेंशन हो गया है कि जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनको रिजाइन करना है, ऐसा कोई कन्वेंशन भी नहीं है, बट जनरली ये कन्वेंशन चल रहा है कि जैसे ही नई गवर्नमेंट आती है तो वो खुद रिजाइन कर देते हैं, एंड पुरानी वाली गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू चलती रहती है तो वो चालू रखते हैं अपना काम। उस सेंस में याद रखना टर्म ऑफ ऑफिस हैज सच है ही नहीं। और रिमूवल कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई एज सच कोई टर्म ऑफ ऑफिस ही नहीं है, तो ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कभी भी चाहते हैं तो इनको रिमूव कर सकते हैं, और इनका एम्यूलमेंट कितना रहेगा या इनको सैलरी कितनी मिलेगी वो प्रेसिडेंट ही टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान ही डिसाइड करेंगे। सो he gives advice to the government of India on legal matters। ठीक है, और फर्दर वो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, इन द स्टेट
इन द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. सो ही अपीयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इन ऑल केसेस. अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, ठीक है. तो एक्चुअली मूवीज में देखा होगा ना कि लोग सिटिंग में बैठे रहते हैं, ठीक है. सो उस सेंस में अटॉर्नी जनरल को किसी भी कोर्ट में वो कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं, ठीक है. तो उनको रोक नहीं सकता कोई. दूसरा, ही इज द राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट, ठीक है. लेकिन वो वोट नहीं कर सकते. पार्लियामेंट में जा सकते, किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन उनको वोटिंग का राइट नहीं होगा. तो ये याद रखना, अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी जारी रख सकते हैं, ठीक है. बाकी पोस्ट में देखोगे हम बोलते हैं ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे वो चलता है उनके लिए, ठीक है. वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेकिन हाँ, अगर वो कभी ऐसा कोई केस है जहाँ पे क्रिमिनल केस में जा रहे हैं, वो कभी प्रोसीड कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ पार्टी का है जिसको बाहर, इंडिया से बाहर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो वहां पे उनको परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, ठीक है. नेक्स्ट, सिमिलरली अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट भी होते हैं. तो हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट? गवर्नर. गवर्नर. एंड हु रिमूव्स हिम? बोलो भाई. ठीक है, गवर्नर ही रिमूव करते हैं, ठीक है. याद रखना, गवर्नर ने ही अपॉइंट किया, गवर्नर ही रिमूव करेंगे, ठीक है. क्योंकि इनका भी कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता, देयर इज नो टेन्योर. सो ये याद रखना, सेम फंक्शन इनका भी यही होता है, ठीक है, कि वो रिप्रेजेंट करते हैं. हाई कोर्ट हो गया इसके अंदर, या सुप्रीम कोर्ट हो गया, वहां पे स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे. तो वो चीज याद रख लेना, ठीक है. एंड ड्यूटीज इनकी वही रहेंगी जो गवर्नर इनको डिफाइन कर देंगे. That advocate general shall hold the office during the pleasure of governor and shall receive remuneration as determined by the governor. He holds the right to speak in the state assembly but does not have the right to vote, ठीक है. So इतना ही था इनके बारे में. कुछ और ऐड करना है किसी को? So we're done with constitutional bodies. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थोड़ी सी है, तो उनको कल देख लेंगे. कल प्लस पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो चैप्टर है वो भी रेफर कर लेंगे. फर्दर कोई इंपॉर्टेंट बिल्स जो आए हैं तो उनका भी डिस्कशन हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है. तो पॉलिटी का प्लीज थोड़ा सा देख लेना, करंट अफेयर्स में क्या क्या एक्ट रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा हम लोग वहीं देख लेंगे, ठीक. किसी को कुछ और ऐड करना है? नो. ठीक है. सो वी डन फॉर द डे. 9:30 पे एक सेकेंड.